द सी नेशन पॉडकास्ट सीजन 2 में आपका स्वागत है। इस सीजन में हम आपको खेल जगत की जानी मानी हस्तियों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से खास बातचीत सुनाएंगे। आज द नेशन पॉड टॉक सीजन 2 में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। भारत के पावर हाउस ललित यादव। ललित यादव न सिर्फ भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने प्रतिष्ठित वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन प्रतियोगिता में भाग लिया और शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। ललित यादव की मेहनत, जुनून और जज्बा उन्हें लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनाता है। उनकी कहानी संघर्ष, समर्पण और सपनों को साकार करने की मिसाल है। सुनिए उनकी प्रेरणादायक यात्रा सिर्फ द नेशन पॉड टॉक सीजन 2 पर। इस एपिसोड के होस्ट हैं हमारे युवा और प्रतिभाशाली प्रियांशु कुमार। Hello and welcome back to another exciting episode of the C Nation Pod Talk. I'm your host Priyanshu and today we have absolute powerhouse joining us, Lalit Yadav. He recently made India proud by securing third place in the World's Strongest Man 2024 competition in Russia, but is not stopping there. His ultimate goal is to claim the title of the World's Strongest Man. In this episode, we will dive into his incredible journey, the discipline and dedication it takes to compete at the highest level, and what drives him to push his limit. ललित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कैसे इस फील्ड में, स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स वगैरह में। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ललित यादव, मैं इंडियन स्ट्रॉन्गमैन। मैं बेसिकली स्ट्रेंथ गेम खेलता हूँ। ये गेम हमारे स्ट्रेंथ से जो भी मेरा गेम है उसमें एंड्योरेंस, स्टेमिना, पावर सबका एक मिक्स ऑफ रहता है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बचपन से ही कुछ ना कुछ तो खेलते आए थे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, पर कभी इतना वो नहीं था कि किसी ने डायरेक्शन कुछ दिखाया हो। तो जब हम अपना ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब कर रहे थे तब सारे स्पोर्ट्स बंद हो चुके थे, क्योंकि सबका मिलना, सबके फ्रेंड सर्कल में सबका मिलना और साथ साथ खेलना वो पॉसिबल नहीं रहा था। और हमारा माइंड था कि कभी किसी ना किसी खेल से जुड़े रहे, खेलते रहे, एटलीस्ट सैटरडे संडे। पर वो सब रहा नहीं था। टाइम के साथ सब अपने जॉब पे, सब उस पर बिजी होते गए लाइफ स्ट्रक्चर में। मैं थोड़ा सा गेम की तरफ रहा था। तो जैसे मैंने अपना बॉडी, मतलब जिम जाते थे अपना सिर्फ फिटनेस के लिए, तो वहाँ लोगों को देखा करते हुए कि वो इतना लिफ्ट कर रहे हैं तो उनकी अच्छी रैंक आ। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एक कंपटीशन था फर्स्ट वाला, आई थिंक 2017 या 16 में। किसी ने कहा खेल के आओ वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे गया खेलने। तो वहाँ पे जब देखा कि यार ये तो बस खाली इतना ज्यादा दूर नहीं हूँ मैं, ये तो मैं कर सकता हूँ अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा और कुछ दिन खेला तो। फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तब मैं जॉब भी करता था। जॉब करा तो फाइनेंशियल थोड़ा ठीक हुआ था। तो जॉब करने के बाद फाइनेंशियल जब ठीक होता है कि हमारे इसमें स्पोर्ट्स में काफी पैसा लगता है, अपना डाइट्स का, सप्लीमेंट्स का काफी कुछ लग जाता है। तो जब अपना खुद की अर्निंग हुआ है तब थोड़ा सा प्रोफेशनल घुसे इसमें ज्यादा। और जब अपना खेलना स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम बाद जीतना स्टार्ट हुआ, तो फिर वो एक पैशन बन गया, हॉबीज कह सकता हूँ। फिर वो एक पैशन में कन्वर्ट हो गया पूरा। तो क्या जो फर्स्ट टूर्नामेंट आप गए थे ऐसे ही खेलने के लिए, क्या वो इंस्पिरेशन रही थी? क्या तभी आपको रियलाइज हुआ था कि आप शायद ग्लोबल लेवल पे जा सकते हो? हाँ, जब मैं फर्स्ट कंपटीशन में खेलने गया था तो किसी ने कहा था कि इतना लिफ्ट कर लो तो इट्स ए गुड नंबर। तो उतना मैं अचीव कर रहा था उस टाइम। ओके। तो कंपटीशन में जाके देखा तो कॉम्पिटिटर को देखा तो उतना मेरे को अपने आप को दूर नहीं लगा। फिर इस गेम के बारे में जाना, क्योंकि हमारे इंडिया में इस गेम के कोई भी एक अच्छे कोच या ट्रेनर कोई भी नहीं है। जितना भी हमने अपना इसमें जर्नी रखा है पिछले 7-8 सालों में, तो जितना भी था यूट्यूब सबसे सीखा है। तो इसलिए इस गेम का वो नहीं था कि कोई कोच मिल जाएगा आपको, पर जो सीखना है सबको अपने आप से सीखा है। ये तो है ही। और आपकी हाईएस्ट लिफ्ट क्या रही है अभी तक, डेड लिफ्ट, अगर आप बताना चाहें तो? मेरी डेड लिफ्ट 370 kg गई है। और 27 अप्रैल को मेरा अपकमिंग एक कंपटीशन है बड़ा, जो मैं खुद करा रहा हूँ, इंडिया में फर्स्ट टाइम है। तो उसमें वहाँ पे मेरा टारगेट है 400 kg का। इंडियन फर्स्ट अपना 400 kg डेडलिफ्ट कोई लिफ्ट कर सके, इंडिया में स्टार्ट करे। वर्ल्ड में 500 रिकॉर्ड है, पर अभी हम 400 पे भी नहीं है।
हाँ, बट ये है कि अगर मैं 400 करता हूँ या कोई और 400 करता है तो तो वहां वो से हमारे ट्रेंड सेट हो पीछे जो जाए। हमारा, हाँ, हम्म। क्योंकि एक को और देख के ही चलता है। और कहीं ना कहीं आपकी कहानी भी रही है, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन 2024 में आपने थर्ड फिनिश किया था, और ये काफी बड़ा अचीवमेंट भी है। कैसा लग रहा था इस लेवल तक पहुंच के? बहुत बहुत ज्यादा उस टाइम खुशी थी, बहुत अप एंड डाउन था, क्योंकि हम्म। मेहनत काफी सालों से चल रही थी, लोगों का ताने बहुत सुन चुका था, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे सारे साथ वाले अच्छे अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में थे, सब हम्म। सेटल थे, और मैं सिर्फ अपना एक गेम खेलते हुए, तो काफी ज्यादा। और ऐसा नहीं था कि मैं पहले नहीं जीत सकता, पहले भी जीत सकता था, पर कुछ गलतियां, किस्मत, बहुत चीजें थी जो साथ नहीं दे रही थी। हम्म। तो जब वो मोमेंट था, उस टाइम पे ऐसा लगा था कि हाँ, अब टाइम आ गया कि अब सब कुछ साथ है, और अब पीछे नहीं हटना, अब इससे आगे जाना है। जरूर जरूर। और कहीं ना कहीं इतने बड़े कंपटीशन में हमें काफी ज्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। हाँ, रशिया जैसे में मतलब आपके लिए सबसे जैसे बड़ा चैलेंज क्या था? मेरा मेन चैलेंज ये नहीं था कि हम ऐसे पीछे, जब पिछले दुबई में मेरा गेम रहा था, या हम पहले जो गेम खेले हैं, वहाँ पे थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी रहती है हमें। हम्म। जब तक हम अपना बाहर जाके गेम नहीं खेलेंगे, स्ट्रेटेजी नहीं सीखेंगे ऑन द स्पॉट, क्योंकि आप प्रैक्टिस में करना और आपको ऑन द स्पॉट उतरना बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। तो वो अगर ओके। मेरे को दुबई वाला गेम था मेरा पहला, इससे 2 महीने पहले, तो उसमें मैंने जो भी गलती की थी, जो भी अपना वहां से मैंने सीखा था, और ये था कि मेरे को पता था कि मैं अगली बार जब भी जाऊंगा तो ये सब मिस्टेक नहीं रिपीट करूंगा। इसलिए जब मैं रशिया में खेल रहा था, जो सारी गलतियां मैंने की थी वहां पे सीखा, जो चैंपियन थे वहां के, या जो भी फर्स्ट सेकंड पिछले थे, मैं उनको पूरा ऑब्जर्व कर रहा था कि किस बेसिस पे क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हम बहुत लाइट ले गए थे, पर सेकंड टाइम पे मैं फिर ये सब गलती नहीं गई थी, क्योंकि मैं इनएक्सपीरियंस था। और जब तक आपको ग्राउंड का एक्सपीरियंस रहेगा, तब तक आप चैंपियन नहीं बनते। थर्ड था, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो फर्स्ट भी रहूंगा पक्का, क्योंकि कुछ जरूर। गलतियां, कुछ माइनर रह गई थी वहां पे। ऐसे नहीं सकता, कह नहीं सकता कि मैं ताकत में कम था या स्पीड में कम था, बस वो एक्सपीरियंस ही कह सकता हूँ, जो मैं थर्ड था, नहीं तो फर्स्ट मेरा 100% पहुंचा। तो थोड़ा कंपटीशन के बारे में बताइए, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कैसा होता है, खासकर रशिया की भी बात करूं मैं। हाँ, देखो, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, हम्म। सबका एक ड्रीम, हम जैसे स्ट्रेंथ का एक ड्रीम होता है, हम्म। बट एज ए इंडियन, जहाँ हम अपनी पूर्वजों या हमारे जो सारे सनातन धर्म के, मतलब हनुमान जी या कुछ भी कर लो, जो हमारा ताकत का एक कहते हैं कि हम सोर्स ऑफ पावर्स रहे हैं, और वही हम्म। एक इंटरनेशनल लेवल पे हम कहीं भी नहीं है। मतलब वर्ल्ड हम्म। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, सबसे ताकत वाले, शक्तिशाली इंसान, जिस चीज के हम बिलीव करते हैं कि हमारे हनुमान जी से या भीम भीम या बहुत से रहे हैं हमारे, उनसे पावर के 10-10 हाथियों की या 100 हाथियों की पावर, तो अब हम हम्म। उस चीज को हम वर्ल्ड लेवल पे नहीं दिखा सके। वर्ल्ड पे हम कहीं भी नहीं थे इस चीज में, तो इसलिए मैंने वो चाहा था कि वर्ल्ड में जाके हम भी अपनी इंडियंस की स्ट्रेंथ शो कर सके। हम्म। तो इसलिए इस गेम को ये होता है कि आपको ताकत के साथ आपका दिमाग भी, स्पीड भी, पावर भी, स्टेमिना, हमें तीनों कंटिन्यू पे काम करना पड़ता है। हम्म। इसलिए वो बहुत ज्यादा टेक्निकली भी चला जाता है, बहुत ज्यादा उसमें डिसिप्लिन और सब लगता है। क्या क्या कंपटीशन, मतलब क्या क्या राउंड्स होते हैं, कौन कौन से कंपटीशन होते हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में? मैंने भी कुछ कुछ फॉलो वर्ल्ड किया है, स्ट्रॉन्गनेस, मुझे बहुत स्कैरी लगता है वो। देखो, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गमैन गेम इसलिए अच्छा है कि वो गेम कभी किसी एक गेम पे फिक्स नहीं रहा। हम्म। हर बार कुछ ना कुछ नए नए चैलेंज देते हैं। कभी हम ट्रक पुल करते हैं, हैवी स्टोन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, हम्म। अपने शरीर पे यक वक होता है, 300-400 किलो लेके फर्स्ट प्लेस से सेकंड प्लेस पे रखते हैं। कुछ हम्म। चीजें हम अपने हाथ पे लेके भागते हैं, कुछ स्क्वाट्स करते हैं, डेडलिफ्ट रहता है वहां पे। तो वहां पे मल्टीपल ऑफ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का आपका किसी भी तरीके से वो टेस्ट कर सकते हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के भरोसे नहीं जी रह सकते वहां पे। हम्म। इसलिए आप किसी भी तरीके से, वो है कि कुछ बेसिक इवेंट्स रहते हैं, डेडलिफ्ट या सॉरी बोर्ड, मतलब अपर प्रेस, तो किसी न किसी फॉर्म में वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, बट आपको प्रेस हम्म। पावर और अपना डेडलिफ्ट का वो इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हर एक एस्पेक्ट टेस्ट किया जाता है। हाँ, डेडलिफ्ट और अपना, मतलब एक लोअर स्ट्रेंथ हो गया, एक अपर स्ट्रेंथ है, तो हम्म। और कुछ रनिंग इवेंट होते हैं, तो इसी बेसिस, इन्हीं सब बेसिस पे वो इवेंट सब बनाए जाते हैं। और आप वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कोई फिक्स के नहीं है। कंपटीशन में क्या? हाँ, कोई कोई इवेंट फिक्स नहीं है, हाँ, बट ये है कि हमारे जब हम्म। भी कोई इवेंट होते हैं, 1 से ओके। 1.5-2 महीना पहले वो अनाउंस कर देते हैं गेम को
तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आप गए और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट आते हैं दुनिया से, जैसे आपने डिफरेंस बताया था कि 400 की डेडलिफ्ट इंडिया में नहीं कर पाते हैं, बाकी जगह पे 500 की डेडलिफ्ट करते हैं। कैसे आप या फिर कोई भी एक एथलीट इतने बड़े लेवल पे जाके मेंटली और फिजिकली तैयारी करता है, खास करके मेंटली कैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो प्रेशर तो जरूर झेलना पड़ता होगा कि दुनिया से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन आ रहे हैं कम्पीट करने के लिए। नहीं, अभी अभी मेरा था 110 कैटेगरी में, जो मैंने अभी रिसेंटली जीता था। और अब मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ प्रो में। प्रो इन सेंस कि वहां पे मेरे को 150 किलो के वो मिलेंगे जेंट्स, कम से कम शेपर्ड, और कम से 140 140 50 केजी के वेट रहता है। और लगभग कईयों का तो 170 80 170 180 भी रहता है। तो मैं भी अपना वेट उसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी मेरा बॉडी वेट 128 केजी है, और मेरा भी अभी एम चल रहा है कि अब एटलीस्ट 145 150 तक ले जाऊं, इसको पुश करूं। हाँ, बस वही है कि बहुत ज्यादा अडल्ट होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा बॉडी की केयर भी करनी पड़ती है हर तरीके से, कार्डियो वगैरह सब कुछ। क्योंकि आप सिर्फ आप सिर्फ अपना वेट ही नहीं बढ़ा सकते, उसके साथ आपको अपनी हेल्थ की भी साइड बाय वो लेके चलना पड़ता है, प्रिकॉशंस सारा। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन आई गेस बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो अगर आपके लाइफ का वो ट्रेनिंग रूटीन, अगर आपके लाइफ का वो ट्रेनिंग रूटीन हम जान पाए, यस, न्यूट्रिशन जो आप लेते हो। वीकली 4 to 5 डेज अपना ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि हमारी जितनी बड़ी बॉडी होती है उतना रिकवरी टाइम लगता है हमें। पर हमारे होता है कि 2.5 से 3 घंटे का वर्कआउट होता है, और वीकली हम 4 से 5 दिन वर्कआउट करते हैं, डिपेंड रहता है हमारा बॉडी रिकवरी के। और न्यूट्रिशन का है कि हमें हर एंगल से अपने कार्ब, प्रोटीन, फाइबर और फैट को एक नियंत्रित मात्रा में लेना पड़ता है। कि हमें फ्रूट्स भी खाने हैं, हमें वेजिटेबल्स भी खाने हैं, वहीं हमें अपना कार्ब डाइट में राइस वगैरह और अपना पोटैटो, मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो ऐसा नहीं होता कि हम किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट्स पे जाए, हमें अपना वेरिएशन बना के रखना पड़ता है हर दिन का, कि इस टाइम अगर आपको चाहिए फ्रूट्स खाना है तो फ्रूट्स खाना है, क्योंकि हर चीज का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको इस तरीके से समझा पाऊंगा। आप फ्यूल गाड़ी में डलता है, एक नॉर्मल गाड़ी में फ्यूल डलता है और एक फरारी में डलता है। तो जितना आप हाई क्लास ऑफ न्यूट्रिशन अपनी गाड़ी को दोगे, तो वो फरारी बनने में टाइम, वो फरारी फिर आपको उसका रिजल्ट देगी। तो इसलिए किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए कहीं ना कहीं वो फ्यूल जो है वो सबके लिए सेम है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे यूटिलाइज करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सही टाइम पे अपना हमारा खाना पीने का गेम है। जितना हम अच्छा खाते हैं, जितना हम सही टाइम पे खाते हैं, और जितनी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन, पावर, एनर्जी रहती है, उतना ही वो हम प्रैक्टिस में कन्वर्ट करके हमारी परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। हमारी अगर एक दिन की भी डाइट स्किप हो जाती है तो नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग में हमें दिखता है। आप क्या एडवाइस देना चाहोगे यंग एथलीट्स को जो स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में जाना चाहते हैं, अपने आप को उस कंपटीशन में उस लेवल पे लाना चाहते हैं? देखो, मैंने तो एज ए हॉबी स्टार्ट की थी। मेरे को बहुत मजा आता था गेम में। गेम में इसलिए मजा आता था क्योंकि ताकत के साथ यहाँ पे आपको एंड्योरेंस और स्टेमिना का बहुत अच्छा वो रहता है मिक्सअप। हम बहुत रहते साइड बाय जॉब भी करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैन, और बहुत अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हर किसी का अपना पैशन होता है, हर किसी का वे ऑफ लिविंग अपना रहता है। तो किसी को जॉब पसंद है, किसी को अपना साथ में खेलनी पसंद है। तो जितने भी नए एथलीट्स हैं, नए हैं, मैं कहूँगा अगर आप इसको प्रोफेशन में ले रहे हैं तो अच्छी बात है। पर वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जिम करते करते सिर्फ आप अपना बॉडी की शेप बना सकते हो, बट अगर स्ट्रॉन्गमैन गेम को खेलते हो या स्ट्रॉन्गमैन गेम के इवेंट्स की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको रियलिटी में ओवरऑल आपकी एंड्योरेंस का पता लगेगा, आप ओवरऑल स्ट्रेंथ का पता लगेगा। और उन लड़कों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो कहीं ना कहीं आजकल शॉर्टकट तरीके से बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं? शॉर्टकट, फिर वो शॉर्टकट निकल जाता है जल्दी, वो लॉन्ग टाइम में कहीं नहीं रहता, क्योंकि एक चीज को पकाने के लिए सालों लग जाते हैं। एक छोटे मसल को पकाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर उस मसल को आपने शॉर्ट ड्यूरिंग में पकाया है, तो जैसे आप शॉर्ट ड्यूरिंग में आते हो तो वो शॉर्ट ड्यूरिंग में चला जाता है, क्योंकि वो मसल फिर आर्टिफिशियल, मैं कह सकता हूँ कि वो चीजें जिस आप बात कर रहे हैं, वो चीजें फिर आर्टिफिशियल में चली जाती है। जब तक आपके पास है तब तक है, जब तक नहीं है फिर वो छूट जाएगा। बट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, अपनी बॉडी को, अपने मसल को लॉन्ग टाइम के लिए पकाओगे,
तो आपको लॉन्ग टाइम तक ही उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे आप बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में आप जॉब भी करते थे और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एड चाहिए होती है एक एथलीट को, खास करके इस स्पोर्ट में, क्योंकि यू नीड डाइट, आपको इक्विपमेंट चाहिए। स्टार्टिंग में आपने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया खास करके फाइनेंशियली, या आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिली है उस लेवल तक पहुंचने के बाद? नहीं भाई, कोई मदद नहीं थी। स्टार्टिंग में हमारा ये हाल था, हम भी इतना फाइनेंशियल नहीं थे। और हमें जब अगर अगर जंग जीतनी है, तो जंग में अगर आपके पास हथियार ही नहीं रहेंगे तो आप अपना जंग कैसे जीत सकते हो? ठीक है ना। और वो हथियार कह सकते हो कि रशियन राइफल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। रशियन राइफल खरीदने जाओगे तो काफी लाखों की मिलती थी। तो हमारे टाइम पे हमने क्या किया, फिर उस टाइम पे हमने खुद अपना थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो था ही, तो खुद अपने मैन्युफैक्चर, अपना वेल्डिंग पकड़ के बंदे को उस पे अपना यूट्यूब से सारा साइंस वाइंस लगा के जो भी था वो हथियार एटलीस्ट इतना तैयार कर लिया कि कहीं भी जाके लड़ सके। क्योंकि चीजें थी, वो जो चीजें आती है वो, एक तो पहले 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 बात तो था कि कुछ चीजें तो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थी। कोई था नहीं, कोई तो बनाने मैन्युफैक्चरिंग था, जो तो था उसकी अपनी मोनोपोली थी और उसकी अपनी डिमांड थी। तो उतनी चीजों में तो फिर हमने अपने आप ही दिमाग लगाना स्टार्ट करा, अपने आप ही बनाना स्टार्ट करा। क्योंकि जब तक मैं फर्स्ट, हमने प्रायोरिटी यही रखी थी मैंने कि जब तक मेरे पास हथियार नहीं होगी या जब तक मेरे पास इक्विपमेंट होगे तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आप क्या होगी कि आप अपनी ताकत का भरपूर यूज कर लो, आप कितने महाबली हो कुछ भी हो, अगर आप एक पर्टिकुलर इवेंट की आपने प्रैक्टिस नहीं करी, उसकी टेक्निक नहीं जाननी, उसकी इम्पोर्टेंट नहीं जानी, तो आप कभी चैंपियन नहीं बन सकते। तो इसलिए हमने पहले अपना इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट करा, उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करी, फिर हमने अपना कंपटीशन स्टार्ट किया। और इस फील्ड में आपको कोई इंस्पिरेशन या रोल मॉडल अगर आप बताना चाहो? रोल मॉडल तो बहुत रही है, जिसको भी देखा है हमने। कोई हमारे पुराने प्लेयर भी थे, बट ये नहीं। अब हाँ, अब भी मैं सोचता हूँ कि जितने भी, जैसे की बहुत स्टोरी है, एक स्टोरी नहीं है, बट हम ये है, मेरे को अपना ये लगता है कि हाँ, जब तक दिल मन कर रहा है खेलना है, खेलना खेलते रहो। और जिस लेवल के जो, या जो चीज मैं सोच के निकला हूँ कि इंडिया के ताकतवर इंसान को एक वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना है, ना कि एक मेरे को अपने नाम ललित को रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि मैं जब जब जाऊंगा यहाँ वर्ल्ड में जाऊंगा तो वहां पे इंडिया का नाम होगा, और इंडिया के जो बैकग्राउंड है फिर वो सब कुछ निकल के आता है बाहर। तो इसलिए वो चीजें के लिए मैं जा रहा हूँ आगे। जैसे हमने देखा कि काफी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ने WWE में भी खुद को रिप्रेजेंट किया, जैसे मार्क हेनरी आई गेस। क्या आप WWE में जाना चाहोगे, WWE में खेलना चाहोगे? कुछ इंडियन सुपरस्टार्स भी पहुंचे हैं WWE में। नहीं, WWE ये हमने बचपन में बहुत देखा था, फिर जब हमें पता लगा कि सब कुछ एंटरटेनमेंट है, तो मेरा कोई नकली करने का कोई भी इरादा नहीं है। मेरा इरादा जो है वो एकदम क्लियर है, ना उसका लेफ्ट ना तो राइट। हाँ, वो चीज अलग बात है कि मेरे को लेफ्ट राइट घूम के जाना पड़ेगा वहां तक, पर वो जो एक टारगेट सोचा हुआ है उस पे वहीं पे जाके अटकेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे। हाँ, और हर एक स्पोर्ट में कहीं ना कहीं इंजरी बहुत बड़ा पार्ट होती है, और इस स्पोर्ट में आई गेस और भी ज्यादा इंजरीज फेस करनी पड़ती है। क्या आपको कभी कोई मेजर इंजरी फेस करनी पड़ी है, या फिर कैसे रिकवर करा आपने उस इंजरी से, या फिर अगर कोई इंजरी हो तो एक एथलीट कैसे रिकवर कर सकता है? ये ही तो एक प्लेयर बनाती है और बिगाड़ती है। मेरे को खुद काफी एक दो इंजरी ऐसी है जो काफी सालों से लेके चल रहा हूँ साथ में, काफी यूज टू उसको। बस ये है कि मैं उसको संभाल रहा हूँ, क्योंकि एक तो यार जो कहते हैं कि हमारे इंडियंस, मैं नहीं सिर्फ, या मेरा कोई गेम ऐसा स्पोर्ट्स नहीं, अदर स्पोर्ट्स भी देख लोगे, आपके जो भी टैलेंटेड एथलीट्स हो गए हमारे इंडियंस में, वहाँ पे वो जो उनको जो एक सपोर्ट चाहिए होगी नीचे लेवल पे, सिर्फ मेरे गेम नहीं, चलो हमारा गेम तो ओलंपिक में कोई गेम नहीं है, पर अदर गेम में भी इंजरी इंसान को मतलब खत्म कर देती है गेम को, वो कितना भी टैलेंटेड हो। मेरे साथ खुद है, 3-4 साल से मेरे को एक हिप से इंजरी है, पेन है, उसमें मैं कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। उसमें बस ये है कि मैं उसके साथ जीना सीख लिया है, और उसको कैसे यूज करना है और कैसे अपना पॉजिटिव रह सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ इंजरी होती है कि आप हाई लेवल पे आपके पास इतना फाइनेंशियल भी नहीं होता कि कहीं पे ऐसे पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, और इंडिया में कुछ है भी नहीं। मतलब मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारे वेट लिफ्टर एथलीट ये सब इंटरनेशनल जाके अपने ट्रीटमेंट कराते हैं, तो इतना कोई मेरे को मिला भी नहीं कि सही से हमें गाइड भी कर सके। सबसे ज्यादा इंडिया में मैं कहूँगा, मैं इंजरी के उसमें कहूँगा कि यहाँ बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर रह जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंजरीज।
हाँ, कैसे हाँ, टैकल इंजरी। करें, हाँ ये मैं बोल सकता हूँ। जैसे मैं भी अपने आप को टैकल कर रहा हूँ कंटिन्यूस पे, रिसर्च और साइंस अपना चलता रहता है। जितना हम्म। हो सके उसको स्ट्रेचिंग, मतलब एक बेसिक है स्ट्रेचिंग मोबिलिटी, बॉडी को जितना मैं अपना स्ट्रेचिंग मोबिलिटी और अपना मसल को रिलैक्स रख सकता हूँ मैं उतना रखता हूँ। और वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद अपना स्ट्रेचिंग मोबिलिटी रिलैक्सेशन वो सब हम करते हैं, क्योंकि हम किसी भी एक पर्टिकुलर जॉइंट्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे किसी भी एक पर्टिकुलर जॉइंट पे इतनी हैवी ट्रेनिंग का लोड आ सकता है कि वो इंजरी ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए हर छोटे मसल की पहले हम अच्छे अच्छे से मोबाइल स्ट्रेचिंग वर्कआउट करते हैं, उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। एज ए प्लेयर तो हर किसी की इच्छा होती है कि वो बच के रहे अपना इंजरी से, क्योंकि हाँ इंजरी जरूर। आपको 2-3 साल पीछे फेंक देती है। तो बट ये है कि हाँ, किसी के हाथ में नहीं होता कुछ चीजें, कोई नहीं चाहता अपने हाथ से कि इंजर्ड हम्म। हो। बट ये है कि हाँ, उसके साथ जितना जल्दी उसको सीख ले, जितना जल्दी खुद एज ए पर्सन उसको सीख ले कि कितना कहाँ पे उसका पेन हो रहा है, कितना वो कर सकता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग करे, पुश ना हम्म। करे जबरदस्ती अपने आप को। ओके ओके, तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इनके एस्पेक्ट है, जो जरूर हमारे ऑडियंस में भी जो लोग इस फील्ड में हैं या वर्कआउट करते हैं जरूर सीखेंगे। लेकिन जैसे आपने बात है कि इंडिया में थोड़ा अभी भी ना इन चीज़ों को लेकर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और खास करके स्ट्रेंथ स्पोर्ट भी कहीं ना कहीं इंडिया इन चीज़ों के लिए नहीं जाना जाता है। आप कैसे देख रहे हैं इस स्पोर्ट का फ्यूचर हमारे नेशन में, इंडिया में, आने वाले समय में, कुछ 4-5 सालों में, 10-15 सालों में? मैं 10-15 सालों में, जब तक 15 से 20 सालों की बात करूंगा, क्योंकि जब हम्म। तक दूसरे गेम नहीं बढ़ते, वेट लिफ्टिंग और अदर स्पोर्ट्स जो हो गए हमारे स्ट्रेंथ वाइज, शॉर्ट पुट वगैरह, क्योंकि जो हम्म। अमेरिकन वहाँ पे कोई भी गेम खेलता है, ठीक है, वहाँ पे नहीं गए तो इस साइड में आ गया, स्ट्रेंथ गेम हम्म। में स्ट्रॉन्ग मैन में गए। वहाँ पे 30 में से 10 तो प्लेयर उनके ही रहते हैं अमेरिका के, और वो ओलंपिक गेमों में भी नंबर 1 रहा है। तो ये एक होता है कि उनको करने की इतनी चाहत होती है कि कुछ ना कुछ तो गेम में जहाँ आप स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं, चलो एक एक चीज में पर्टिकुलर आप सक्सेस नहीं हुए तो इस चीज में हो सकते हो, वो एक जज्बा होता है बस खाली। हाँ, ये होता है कि सपोर्टिंग स्टार, मतलब सपोर्ट वाला भी कोई ना कोई चाहिए होता है, तभी किसी गेम को आगे बढ़ सकते हैं। फ्यूचर वाइज इसलिए कहूंगा, जब जब तक दूसरे गेम नहीं बढ़ेंगे, जब तक ये गेम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे लैंग्वेज। पास इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी, जब तक सब चीजें इजी टू परचेज नहीं हो जाती, हम्म। तब तक वो चीजें नहीं बनेगी। क्योंकि हमारे पास अभी तो बहुत चीजें ऐसी कि कुछ चीजें हमारे पास इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है। तो जो मैं हम्म। कोशिश करता रहा, जब मैं था तब कुछ भी नहीं था, पर हाँ, आते आते बहुत कुछ आ चुका है इंडिया में, पर हम्म। अभी भी हाफ वे है। पहले तो कम से कम उनको पूरा फुल वे में हम अपने इंडिया में लेके आए, जो अब तक उसके हाफ बाद वे में आगे। आए, जब से मैंने स्टार्ट किया अब तक। हाँ, क्योंकि जब फुल वे में आपको फैसिलिटी अवेलेबल होगी, हम्म। टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, करने वाली इन शॉर्ट टेक्नोलॉजी आपको अवेलेबल होगी, क्योंकि हाफ टेक्नोलॉजी अब तक आई है। जब आपको फुल टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल होगी, तब आप भी उसका रिजल्ट बहुत अच्छी तरह निकाल सकते हो। जैसे मतलब एग्जांपल, अगर आप किसी दूसरे मतलब हम किसी के एरोप्लेन या कुछ भी खरीदते हैं, वो टेक्नोलॉजी खरीदते हैं। हम्म। अब तक पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड ही चलता है, तो बस वही है कि अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास भी आए जल्दी जल्दी, हमारे प्लेयर्स भी, कोचेस भी लर्न करें उस चीज को, तो उतना ही जल्दी इस गेम की बढ़त हो, किसी भी गेम की। हम्म। ये तो काफी टेक्निकल चीजों पे हमने बात की। एक छोटा सा रैपिड फायर रखेंगे जहां पर आपको जल्दी जल्दी से आंसर देने होंगे। 2024 हाँ, कंपटीशन जो होता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का, उसका सबसे यादगार लम्हा आपके लिए? यादगार लम्हा सबसे ज्यादा जिस टाइम में मेडल जीता था, जिस टाइम जरूर। मतलब सामने वाले प्लेयर ने गलती कर दी थी, आना तो फर्स्ट पोजीशन थी, बट वो था कि पार्शियलिटी हर जगह होती है थोड़ी बहुत। ओके। एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल आपका अभी? शॉर्ट टर्म जैसे मैंने बताया, 27 अप्रैल को 400 kg 100% लिफ्ट करेंगे, और हम्म। लॉन्ग टर्म में 500 kg है, और जल्दी से जल्दी टॉप 3 में पोडियम में पहुंचना, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। ओके, तो आपका कोई कोच है या फिर आप ये सब अकेले करते हो? अभी मैं पूरा अकेला कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे ही मिलता है, मैंने 100% सोचा हुआ इंटरनेशनल कोच रखने के लिए, पर थोड़ा हम्म। चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे ही कोई मेरे साथ ओके। जुड़ता है स्पोर्ट्स वगैरह, तब मैं हम्म। 100%, मेरे पहली प्रायोरिटी अब यही है, जैसे ही मेरे पास कोई साधन होता है खुद का या कैसे भी हो जाएगा, मतलब हम्म। जैसे तैसे मतलब अरेंज करके, क्योंकि मेरे को चाहिए कोच अब। बिना बिना टेक्नोलॉजी का हम इतना आगे तक नहीं पहुंच सकते, यहाँ तक आया हूँ अपने दम पे आया हूँ, बट एक 400 के बाद या कुछ भी आगे जाने के बाद कुछ तो चाहिए, कोई तो चाहिए भाई। इसलिए हम्म। मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, जब भी कोई जैसे भी कुछ अचीव करता है, कुछ मेरा हो, या मैं फाइनेंशियली इतना ठीक हो पाऊँ, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपना कोच ही रखूँ। ओके। आपके लिए मोटिवेशन क्या रहता है जब भी आपका ट्रेनिंग डे पे कोई टफ दिन रहता है, या फिर जब भी आपको लगता है कि मैं अब गिव अप कर दूं?
मोटिवेशन क्या होती है उसके पीछे, गो टू मोटिवेशन? मोटिवेशन ही नहीं, बहुत टाइम होता है गिव अप करते, पर आखिरी में ये होता है नहीं छोड़ूंगा। जिस चीज के एम के लिए जा रहा हूँ, जब तक दम है, जब तक बॉडी चल रही है, जब तक सब कुछ चल रहा है, तब तक नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ तक आया हूँ इतने सालों में, और कुछ थोड़ा टाइम रह गया है, तो बस मोटिवेशन मेरे को वही मिल जाती है, चाहे तो कितना आप नेगेटिव हो, कुछ भी हो, बस ये है तो बस कुछ टाइम और। तो इसलिए फिर गिव अप करने का मन नहीं करता है, मना नहीं करता पहले, पर जैसे फिर वो एक बात सोचता हूँ कि उस पास थोड़ा टाइम रह गया, फिर मोटिवेट हो गया, फिर उस अपने गोल पे लग जाता हूँ। हिस्ट्री में जाकर अगर कोई पुराने स्ट्रॉन्गमैन लेजेंड से आपको अगर कंपटीशन करना हो, तो वो कौन होगा और क्यों? हिस्ट्री में जाके यार मतलब प्लेयर तो कोई बहुत है ऐसे, बट नहीं ऐसे कोई एक पर्टिकुलर बता जब दे। तक हम तो प्रेजेंट नहीं, एक बता दूं तो एडी हॉल, जिन्होंने उस टाइम पे अपना 500 केजी डेडलिफ्ट की थी, अपने पीक पे थे, तो अगर उस टाइम रहते तो उनसे कंपटीशन करने में अच्छा मजा आता। जाते जाते एक ऐसी चीज आउटसाइड ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आप करते हो, जो लोग नहीं जानते, उसके अलावा? अपने लिए मौज मस्ती का टाइम। ओके, एक दिन मैं दैट जरूर इज रखता हूँ, इंटरेस्टिंग। एक दिन मैं जरूर रखता हूँ कि अपने आप को अपने साथ बताता हूँ, और अपने जो मेरे को पसंद है मैं वो करता हूँ, क्योंकि हमारा मेंटली ये मतलब लाइफ और आपकी ट्रेनिंग का, अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेस लेते हो ना, कि आपने कुछ सोच लिया कि नहीं नहीं, अगर माइंड में आपको कुछ भी आ गया ट्रेनिंग टाइम पे, तो वो स्ट्रेस आपको नहीं लिफ्ट कर सकती। हमारा माइंड गेम है टोटली, हमारा जो लिफ्ट है वो टोटली माइंड गेम है। इसलिए रिलैक्सेशन के लिए एक दिन मैं अपना जो भी है, जो मेरे को खुशी देता है, तो मैं वो अपना करता हूँ, और आपकी चीट उसके मील? बाद फिर मैं अपना लग जाता हूँ। चीट मील अगर आप चीट शेयर मील करना हमारा चाहो? देखो, चीट मील हमारा नहीं होता, हमारा स्ट्रॉन्गमैन गेम है, हम तो सब कुछ खाते हैं, ठीक है, मीठे से लेके, क्योंकि हमारा वर्कआउट इतना हैवी होता है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे पर्टिकुलर जाके देखो मेरी फिजिक, मैं एब्स की वर्कआउट नहीं करता बिल्कुल भी, और मेरे एब्स है कई सालों से, ठीक है। वो रीजन ये होता है कि हमारा रीजन मैं बताया तो, जैसे पूर्वज हमारे आपने किसान देखे हुए फावड़ा चलाते हैं पूरे दिन खेती करते, तो उनके पूरा एकदम बॉडी पूरा बना रहता है। तो ऐसे ही हमारा भी ये मजदूर वाला काम लगा लो, जितना भी हम लिफ्ट विफ्ट करते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारा बना रहता है। तो हम कुछ भी खा ले, ऐसी बात है कुछ भी नहीं, मतलब अगर हम थोड़ा चीट भी कर ले, हम पूरे दिन में खाते वो रहते हैं, पर वो हमें बहुत ज्यादा डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग बन चुका है कि हम मीठा भी खाए तो वो हम ट्रेनिंग के टाइम पे उसकी एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। मैंने इवन तो जाते अगर जाते मैं आपको बताऊं चीट मिल, नहीं मैं कोई बताता हूँ चीट मिल का, मेरे को 1010 केजी बॉडी वेट करना था। मतलब हमारा जो रशिया में था उसमें 110 केजी आपको वेट देना था, और मेरा बॉडी वेट चल रहा था 116 या 118 चल रहा था, और घर में बनाया था गाजर का हलवा, ठीक है ना। मैंने वो खा के भी अपने वर्कआउट का रूटीन में घटाया है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेके क्रेविंग होती है आप में, तो ये था कि मैंने उसको ड्यूरिंग द वर्कआउट खाया, और वही चीज मेरे को अपने एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और उसका इतना मेरे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने मेरा टाइम पे जब बॉडी वेट दिया था वो मैंने दिया। हाँ, वो कहीं ना कहीं हमारा वो वर्कआउट होता ऐसा है होता ना, है। मोटिवेट कर देता है, कुछ चीज मिल जाती है, मैं आई गेस। हाँ। तो ओके ओके, जरूर जरूर, मैं समझ गया। जैसे बट वो विनेश फोगाट का एक केस हुआ था, जो जिसने कहीं ना कहीं चर्चा का पात्र देखो बना दिया था। हाँ बिल्कुल बना देता, क्योंकि वो उनका बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक वेट कैटेगरी थी, हमारा मार्जिन काफी था, इसलिए हर किसी पे डिपेंड रहता है, हर किसी को अपना बॉडी टाइप पता रहता है कि वो कितना खा के क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। आप वेज डाइट फॉलो करते हैं या फिर नॉन वेज डाइट? मैं नॉन वेज। ओके। और जाते जाते फैंस के लिए एक मैसेज अगर आप देना चाहो तो? फैन के लिए यही मैसेज है, ट्रेनिंग करो अपने, जो पिछले जो हमारे कोविड में टाइम पे रहा है, स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग करो, आपको बहुत ज्यादा फन मिलेगा इस गेम में, बहुत ज्यादा। आप जो भी लिफ्ट करके भागोगे चलोगे, इतना एंटरटेनमेंट मिलोगे, अगर आप एक बार प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, आप मेरे को कहोगे कि मतलब ये जिम से अच्छा तो यही है, असली ताकत असली खेल यही चीज है। इसलिए एक बार अपना स्ट्रॉन्गमैन ट्रेनिंग करके देखो, आपको फील करोगे कि यही रियल लाइफ है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका समय देने के लिए। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और कहीं ना कहीं हमने काफी चीजें सीखी। थैंक्स फॉर टॉकिंग थैंक टू यू। अस। ऐसे और वीडियोस के लिए और टॉक्स के लिए देखते रहिए द सी नेशन पॉडकास्ट।